हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। ये कहानी मेरे ससुराल से शुरू होती है। मैं अपने ससुर जी से बोली, आप ऐसे मेरे कमरे में क्यों आए? जब मैं कपड़े बदल रही थी, ससुर जी बोले, मैं तो तुझे बुलाने आया था, मगर अंदर का दृश्य देखकर मेरे कदम नहीं चले और मैं वहीं रुक गया। मैंने देखा उनकी आंखों में अजीब सी ही झलक थी। मेरे दिमाग में पुरानी वही बातें आने लगी कि कैसे ससुर जी मेरे आने से पहले उस दिन भी मुझे बहुत तिरछी नजरों से देख रहे थे। मेरी डिलीवरी का समय काफी करीब आ रहा है, इसलिए ज्यादा घूमने फिरने से बच रही हूँ। कहीं बच्चे को नुकसान न पहुँच जाए, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। वहीं पर मुझे अपने पति राजेश का राज भी पता चला, क्योंकि वो एक शौकीन किस्म का आदमी है और उसके दूसरी औरतों के साथ भी संबंध है। मेरे पति के बारे में ये सच्चाई जानने के बाद मेरी सहेलियों ने मुझसे अपनी हमदर्दी जताई और कहा कि आपको इस रिश्ते में बहुत बड़ा धोखा मिला है। बात सही भी थी, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। ये सच्चाई जानने के बाद मैं गांव में चली गई। सभी मेरे पहुंचने पर बहुत खुश हुए, क्योंकि मैं काफी समय के बाद गांव में गई थी। मेरी माँ देखकर बहुत खुश हुई। मैं भी माँ बनने वाली थी, अभी अभी पेट से हुई थी। पति की सच्चाई के बारे में मैंने माँ से कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं उनकी खुशी को बर्बाद नहीं करना चाह रही थी। मेरे रंग ढंग देखकर मेरी सहेलियां कहने लगी कि तू तो बदल सी गई है। महंगे कपड़े, साज श्रृंगार और निखार। मैं मन ही मन कहने लगी कि मैं अमीर तो हो गई हूँ, मगर पति को खो बैठी हूँ। लेकिन उसे कुछ होता भी तो नहीं है। मुझे वहाँ गए 3 दिन ही हुए थे कि मेरे ससुर जी मुझे लेने के लिए मेरे मायके आ पहुँचे। आकर बोले, बहू तुम्हारे बिना घर सुना हो गया है। माँ बोली, अपना बैग तैयार कर ले बिटिया, मैं जरा समधी जी के लिए दुकान से कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। मैं बैग पैक करने के लिए चली गई और कपड़े बदलने लगी। अभी मैं साड़ी पहन ही रही थी कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं घबरा गई। पीछे मुड़कर देखा तो ससुर जी की आंखों में कुछ अजीब सा अपनापन दिखाई दे रहा है, जैसे कि वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो। घबराए आवाज में मैंने कहा, बस आती हूँ। बाबूजी आप बाहर बैठिए। इतने में माँ आ गई और माँ बाबूजी के लिए चाय बनाने लगी और माँ चाय बनाकर लाई। हमने चाय पी, फिर हम चलने लगे। ससुर जी बोले, अच्छा समधन जी इजाजत दीजिए, फिर हम आएंगे कभी। आप भी आइए शालू से मिलने, आपका भी घर है। मैं चुप थी। हम गाड़ी में बैठ गए। मैं चुपचाप बैठी थी नजरें झुकाकर। ससुर जी कुछ देर चुप रहे और फिर गांव से निकलकर गाड़ी हाईवे पर आ गई। वो बोले, बहू तुम राजेश से खुश हो ना? क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा बेटा तुम्हें सुख नहीं दे पा रहा है। उनका सवाल सुनकर उनकी तरफ मैंने देखा और पूछा, आपके कहने का क्या मतलब है? वो बोले, मतलब राजेश तुम्हें खुश तो रखता है ना, दारू पीकर परेशान तो नहीं करता। मतलब तुम इतनी खूबसूरत हो। मैं सोच रही थी कि शायद ससुर जी बात करने का मौका खोज रहे हैं। मैंने भी सोचा कि ससुर जी से बात करने का मौका मिला तो सवाल करूंगी। उन्होंने खुद यह मुद्दा दे दिया। मैं बोली, आपको अपने बेटे पर भरोसा नहीं था क्या, जो ये सवाल पूछ रहे हैं? या फिर आपको अपने बेटे के कारनामों के बारे में मालूम था, जो आप ये सवाल पूछ रहे हैं? और इतने महीनों के बाद आपको पता चला कि आपकी बहू बहुत नाजुक है। आपको अपने बेटे पर भरोसा होना चाहिए, तभी तो वो आपका वंश आगे बढ़ा रहा है। ये सुनकर ससुर जी एकदम से चुप हो गए और फिर वो बोले, बहू तुझे मालूम है कि तुम दोनों की शादी के बाद मैं यहाँ कितना व्यस्त हूँ, वरना मैं तुमसे पहले ही पूछता कि तुम खुश हो कि नहीं हो। मैं बोली, आपको मालूम होगा कि आपका राजा बेटा कितना शौकीन रसिया है। ससुर जी बोले, बहू तुम हमारी लाज रख लो, ये बात किसी को मत बताना। देखो मैं सारी प्रॉपर्टी का वारिस वो है, तुझे किसी चीज की कमी नहीं आने दूंगा। जो चीज कहोगी वही मिलेगी। नाराज होते हुए मैंने कहा, मगर ये तो आपने मेरे परिवार के साथ धोखा किया है ना। ससुर जी बोले, हमारी इज्जत तेरे हाथ में है, अपने नाम वाली प्रॉपर्टी सारी मेरे नाम कर दो। फिर ससुर जी बोले, बहू तुम बहुत अच्छी हो, वरना बहू तो कोई शहर की होती तो हमारा जुलूस निकाल देती, खुलेआम हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा देती। अब मैंने कहा, ठीक है मैं चुप रहूंगी, मगर मेरे नाम पर भी प्रॉपर्टी चाहिए। मुझे भी अपना भविष्य सुरक्षित रखने का मेरा भी हक है। वो बोले, ठीक है बहू मंजूर है। वो बोले, तुम बहुत खूबसूरत हो शालू। मैं बोली, आप ऐसे कमरे में क्यों आए? जब मैं कपड़े बदल रही थी ससुर जी, मैं तो तुम्हें बुलाने आया था शालू, मगर अंदर का दृश्य देखकर मेरे कदम नहीं चले, वहीं रुक गए। मैं तो तुम्हें देखता ही रह गया, दीवाना सा हो गया हूँ मैं तुम्हारा। तभी उन्होंने गाड़ी एक छोटे रास्ते पर उतार दी
मैं बोली इधर किधर की तरफ गाड़ी मोड़ ली। ससुर जी वो बोले मुझे बहुत तेज सुसु आ रहा है, वही करने जाना है, जरा हल्का होकर आता हूँ, तुम बैठो। वो गए और सामने की तरफ झाड़ियों में मैं चुपचाप देख रही थी। उनका क्रिकेट का बैट बहुत मजबूत लकड़ी का बना लग रहा था। झाड़ियों में कुछ कुछ दिख रहा था, लेकिन जितना दिखा उतने से अंदाजा लगाया जा सकता था। वो अब आकर कार से बोतल निकालकर अपने हाथ धोने लगे, फिर बैठ गए। ससुर जी बोले, आज तो तुझे देखकर पूरे शरीर में कट दौड़ दौड़ गया। मैं बोली, ससुर जी कोई इधर आ जाएगा और हमारी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा, आप मेरा हाथ छोड़ो। मैं बोली, चलिए यहाँ से ससुर जी। वो बोले, हाँ शालू, आज तुझे अपना फार्म हाउस दिखाता हूँ, कभी देखा नहीं है तूने। उदासी शब्दों से मैंने कहा, मुझे कहाँ कोई दिखाता है। वो बोले, मेरी रानी नाराज मत हो, तुझे अब मैं हर जगह दिखाऊंगा, आज वही रुकेंगे हम। वैसे भी मैं घर नहीं बताकर आया हूँ कि आज तुझे लेने के लिए जाऊंगा। उन्होंने गाड़ी बैक करके मेन रोड पर डाली। हम फार्म हाउस पहुँचने वाले हैं जल्दी ही। हम एक बड़े से गेट के सामने जा खड़े हुए। उन्होंने कार का हॉर्न बजाया तो अंदर से नौकर भागा आया, गेट खोला और गाड़ी सीधी अंदर चली गई और गेट के आगे रुकी। नौकर का सलाम लेकर हम अंदर चले गए। फिर हम दोनों ने मूड बनाया और क्रिकेट खेला। हमने लगभग 2 घंटे तक क्रिकेट खेला। ससुर जी ने बहुत अच्छी फील्डिंग की और मेरा कोई भी शॉट बाहर नहीं जाने दिया। ससुर जी बहुत पक्के खिलाड़ी थे, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे बहुत मारा, पटक पटक के मारा। मैं दर्द से चिल्लाती रही, लेकिन ससुर जी ने कोई रहम नहीं किया। जब वो भी आउट होने को थे, तभी मैंने ऐसे फील्डिंग की कि कोई भी बॉल बाहर नहीं जाने दी और आउट हो गई। ससुर जी के सामने में 2-3 बार आउट हुई और वो एक बार ही आउट हुए। खैर हम दोनों बहुत थक गए थे, तो थोड़ा आराम करके नहा धोकर तैयार होकर शहर की तरफ निकले। रास्ते में नाश्ता किया। उसके बाद ससुर जी ने चुपचाप बिना किसी को बताए मेरे नाम जमीन कर दी। ईंटों का भट्टा तो उन्होंने सबके सामने ही मेरे नाम कर दिया था। अब धीरे धीरे ससुर जी भी मुझसे खुश रहने लगे, क्योंकि उनकी जरूरत भी पूरी हो रही थी, क्योंकि सासू माँ तो बीमारी की वजह से बेड पर ही रहती थी। ससुर जी भी धीरे धीरे सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। मेरे नंद जी को इसमें बहुत तकलीफ हुई। उसका पति मेरी शादी के समय इंडिया में नहीं था, तब वो कनाडा में था। जब वो मुझे मिला तो मैंने उसको अपनी अदाओं से रिझाने का काम शुरू कर दिया। मेरी और ससुर जी की खेल कूद ऐसे ही चलती रही। ससुर जी मुझे मौका मिलते ही मेरी जोरदार पिटाई कर देते। कभी डॉक्टर को दिखाने के बहाने बाहर ले जाते, फिर चेकअप करवाकर मुझे फार्म हाउस पर लेकर जाते और वहाँ पर हम दोनों अपना समय गुजरते करते। अब मुझे अपने पति से कोई भी मतलब नहीं था, क्योंकि वो दूसरी किस्म का मर्द था, जिसको औरतों से कोई भी मतलब नहीं था। जब ऐसे मर्द से कोई औरत कैसे खुश हो सकती है, जब पति ही अपनी पत्नी को धोखा दे रहा हो? तो क्या किया जा सकता है? उसके बाद मेरी नजर नंदोई जी के ऊपर आने लगी। अब मेरा पेट भी बाहर निकलने लग गया था। मेरी नंद जानबूझकर मेरे पति के साथ रहने लगी। उसका पति रोहिन उतना ही मेरी तरफ आकर्षित होने लगा। मेरी नजर अपने नंदोई पर टिकी थी। सोचा कि इसको भी मैं अपनी अदाओं के साथ ही रिझाऊंगी। नंदोई जी भी मौके की तलाश में मेरे इर्द गिर्द घूमते रहते थे। शायद वो भी मेरे मन की बात जान चुकी थी। इससे आगे की कहानी अगले एपिसोड में सुनाती हूँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल बटन को ऑन करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।